हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ट्यूब। और सेकंड पार्ट के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। ये क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो मैं आप सबसे कहूंगा कि फाइनल एग्जाम जाने से पहले आप इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख कर जाएं और ये जो क्वेश्चंस हैं आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करके रखें, जिससे कि आप इनको बीच बीच में भी रिवाइज कर सकें, देख सकें। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो घूम फिरकर किसी ना किसी तरीके से थोड़ा मॉडिफाई होकर आपके एग्जाम के लिए रखे ही रहते हैं क्वेश्चन पेपर में। सो जो ये क्वेश्चन हम इस पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 10 तक। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पिछला वीडियो पहले देखें और उसके बाद अगले ये क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये फिजिक्स के चैप्टर से है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ये क्वेश्चन उठाया है और ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठाया है। आप देखिए, द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस इज 10 ओम इफ द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल of the wire is 50 into 10 power minus 8 micro-ohm meter, then find the length of the wire। so यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है और सेम क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक ये क्वेश्चन रहता है, तो आप वहां से इसको सेम क्वेश्चन है रिपीट कर सकते हैं। अब सोल्व कैसे करना है चलिए देखते हैं। सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले आइडिया पता होना चाहिए कि जो रेसिस्टिविटी है उसका फॉर्मूला क्या है। तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला बनाने के लिए हमें R, देखो R जो है प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, एंड R इज प्रोपोर्शनल टू रिवर्स प्रोपोर्शनल टू द सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम एक साथ रखते हैं तो हमारा बनता है फॉर्मूला R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और जो प्रोपोर्शनल मार्क को हटाते हैं देन हमारा एक रो कांस्टेंट आता है और ये इस तरह से बन जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला ये बन जाता है। यहां से रेसिस्टिविटी को अगर हम फाइंड आउट करना है तो रो को हम यहां रख करके और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू रो की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हमें यहां इस क्वेश्चन में निकालनी है वैल्यू L की। तो L की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो L विल बी इक्वल टू RA अपॉन रो। और यहां जो गिवन है वो लिखना जरूरी है। व्हाट इज गिवन? तो गिवन में हम देखेंगे कि वैल्यू किनकी दी हुई है। वैल्यू इज गिवन रेडियस R इज गिवन कितना दिया है देखिए 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर ये रेडियस दिया है। अगर इसका रेडियस ना देकर डायामीटर भी दिया जा सकता था, थोड़ा सा और उलझाने के लिए इसे डायामीटर में भी कन्वर्ट करके दिया जा सकता है। ठीक है, सो एक तो रेडियस दिया हुआ है, दूसरा हमें दिया हुआ है रेसिस्टेंस की वैल्यू R इज इक्वल टू 10 ओम और एक दी हुई है रेसिस्टिविटी की वैल्यू दैट इज 50 इंटू 10 पावर माइनस 8 ओम मीटर। ये हमारी वैल्यूज दी हुई है। इन वैल्यूज के बेस पर हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहां हम देखेंगे डायरेक्टली ही अगर हम वैल्यू रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली हम वैल्यू रख सकते हैं। L इज इक्वल टू R की वैल्यू है हमारी 10 इंटू A मीन्स एरिया। तो एरिया जो है वो बनेगा, क्योंकि वायर जो है राउंड है तो उसकी एरिया बनेगा पाई R स्क्वायर के हिसाब से। इज दैट क्लियर? और डिवाइडेड बाई रो दैट इज 50 इंटू 10 पावर माइनस 8। अब यहां जो रेडियस हमें मिली है, रेडियस सेंटीमीटर में दी हुई है, तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। सो 0.01 सेंटीमीटर, और ऐसे अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है देन वी नीड टू डिवाइड इट बाय 100। ओके, देन हमारी जो रेडियस हो जाएगी वो 0.0001 ये हमारी रेडियस हो जाएगी, इतना मीटर।
क्लियर? तो इसी को हम यहां पर रखेंगे। हम यहां पर पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14। सो 10 इज इक्वल टू 3.14, ये पाई की वैल्यू हमने रखी, और इंटू आर की वैल्यू हम रख रहे हैं 0.0001, और इसे ट्वाइस लिखना है क्योंकि स्क्वायर है, इसलिए ट्वाइस इसको लिखेंगे, एंड डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10 पावर -8। अब यहां देखें, जब आप इस डेसिमल को रिमूव करते हैं तो ये नीचे 10 पावर 4 आ जाता है, इसको भी रिमूव करेंगे तो 10 पावर 4 आ जाएगा, और ये 10 पावर 8, 10 पावर 4, 10 पावर 4, ये दोनों मिलकर 10 पावर 8 बन जाते हैं। इसलिए ये दोनों, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो नंबर बचेंगे दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 3.14 इंटू 1 इंटू 1 एंड डिवाइडेड बाई 50। ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर बचते हैं। अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो यहां से हम डेसिमल को हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, ऊपर हमारे पास बचेंगे, 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, ऊपर हमारे पास बचेंगे 314 डिवाइडेड बाई 500। ये नंबर हमारे पास बचते हैं। और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यू हमारे पास आएगी 0.628 मीटर। ये इसकी लेंथ की वैल्यू आ जाती है हमारी। ठीक है, तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़े सेकंड पार्ट में। इसमें नहीं, सेकंड पार्ट नहीं है, इसके ऑप्शन यहां पे दिया है इन्होंने, और एक चॉइस यहां पे इंटरनल चॉइस दी है क्वेश्चन में। तो ये चॉइस क्या कह रही है, फाइंड द करंट फाइंड आउट करना है आई फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रेसिस्टर्स शोन इन द फिगर। चलिए फिगर को देखते हैं, कौन सी फिगर यहां पे दी गई है। सो इफ दिस फिगर इज गिवन, ये फिगर काफी इंपॉर्टेंट फिगर रही, और हमने क्लास में भी इसको डिस्कस किया, और इसका एक वीडियो भी हमने पिछली बार बनाया था, उसमें भी हमने सेम क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। एक बार फिर से देखते हैं। यहां पर रेसिस्टेंस का जो अरेंजमेंट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, पॉइंट ए और बी के बीच में जो रेसिस्टेंस हैं, इनके अरेंजमेंट आप अगर देखते हैं तो R1, R2 और R3, ये तीनों रेसिस्टेंस जो हैं वो सीरीज में जुड़े हुए हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और इनके पैरेलल में जो रेसिस्टेंस है वो होगा हमारा, पैरेलल में रेसिस्टेंस है हमारा R4। तो इस अरेंजमेंट से हम टोटल रेसिस्टेंस इसका फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो कैसे करेंगे टोटल रेसिस्टेंस? तो टोटल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए देखिए, सीरीज टोटल रेसिस्टेंस कैसे पता करेंगे? टोटल रेसिस्टेंस होगा हमारा, पहले देखते हैं हम सीरीज का। तो सीरीज का टोटल रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारे पास आ गया 10 ओम प्लस 10 ओम प्लस 10 ओम, तो टोटल हमारा बन जाता है 30 ओम। ठीक है, ये हमारा रेसिस्टेंस आया सीरीज का। ठीक है, इन सीरीज। और पैरेलल रेसिस्टेंस अब कितने बन गए हमारे पास? पैरेलल रेसिस्टेंस हो जाएंगे एक तो R4 प्लस RS, और पैरेलल रेसिस्टेंस जो निकालेंगे हम, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? पैरेलल का आपको पता ही है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R4 प्लस 1/RS। तो RS की वैल्यू हमारे पास और RP की वैल्यू है, R4 की वैल्यू है 10 और RS की वैल्यू है 30। सो हमारे पास हम इसको रखेंगे, एलसीएम लेते हैं 30, ऊपर हमारे पास आते हैं 3 + 1, और हम गेट जो नंबर हमें मिल रहा है दैट इज हम कह सकते हैं 2/15, और अगर इसको रिवर्स करते हैं तो 15/2, ये क्या आ गया? ओम। आप इसको और आगे सोल्व ना भी करें दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज दैट इज 7.5 ओम भी हम इसको काउंट कर सकते हैं, 7.5 ओम। लेकिन इसमें आपको आगे की जो कैलकुलेशन है उनको करने में हेल्प मिलेगी, इजीली आप इसकी हेल्प कर पाएंगे। अब देखो बचा क्या है, अब हमें आगे पता करना है, इन्होंने क्या पूछा है, करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट के लिए फॉर्मूला एज वी नो, करंट जो है कैसे पता करते हैं? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, है ना।
I इज इक्वल टू V अपॉन R। यहां पर V जो है दिया हुआ है, अगर आप V को देखेंगे ध्यान से तो यहां पर V जो है 3 वोल्ट दिया हुआ है, इसलिए V इज इक्वल टू 3 वोल्ट और R हमारे पास आ गया है 15/2 ओम। और जब इसको सोल्व करते हैं 3/15 और 2 ऊपर चला जाता है और 3/5 से 15 और ये हमारे पास 2/5 बचते हैं और इसको सोल्व करने पर इतना 0.4 एम्पियर हमारा आंसर आ जाता है। तो हमारा आंसर बन जाएगा 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर? सो अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल से कोई क्वेश्चन अगर बनता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी में से जरूर बनता है। आप रेसिस्टेंस को और इनको अच्छे से लर्न करें, समझें, और अगर कोई डाउट रहता है तो आप बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो रखा गया था एग्जाम में, दैट वाज अगेन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 12। यहां देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेसिस्टेंस, बल्ब का रेसिस्टेंस दिया है 200 ओम, इज स्विच्ड ऑन फॉर 5 आवर्स, टाइम दे दिया है। तो गिवन में हम अब जब लिखेंगे तो गिवन में लिखेंगे हम R इज इक्वल टू 200 ओम, T इज गिवन टू 5 आवर्स, ओके, और I ऑल्सो गिवन दैट इज 1 एम्पेयर। ये हमें वैल्यूज मिल गई हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है पावर ऑफ द बल्ब। तो बहुत ही इजीली हम पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर की फॉर्मूला सबको पता है, P इज इक्वल टू I स्क्वेयर इंटू R। इतना सिंपल है I स्क्वेयर R। ये कैसे डिराइव हुआ है आप इसको एक बार करके देखें कैसे डिराइव हुआ। ये बना है अपना किस तरह से, P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू V इंटू आई। इस फॉर्मूले से ही ये बनकर आता है। आप इसको डिराइव कर सकते हैं यहां इस तरह से भी। ठीक है, अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, सीधे आ रहे हैं। I की वैल्यू है हमारी 1, सो 1 इंटू 1, एंड R की वैल्यू है 200 ओम, सो आवर पावर विल बी 200 वाट। ये हमारी पावर आ जाती है। अब पावर जब हमारी 200 वाट आ जाती है तो आधा काम हमारा खत्म हो गया। सो पहला हाफ जो पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट हो गया। पावर ऑफ द बल्ब इज, आप लिखोगे आंसर, पावर ऑफ द बल्ब इज इक्वल टू 200 वाट। क्लियर? अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, एनर्जी इन किलोवाट आवर्स। अब एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें भी पता है कि कंज्यूम जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर इनटू टाइम। पावर हमारा अभी हमने जो कैलकुलेट किया दैट इज 200 वाट और टाइम हमारा है 5 आवर्स। तो 5 आवर्स में ही इसको कैलकुलेट करना होता है हमें। तो दैट इज इक्वल टू 1000 वाट आवर। 1000 वाट आवर ये हमारा हो गया, लेकिन हमें यूनिट में इसको कन्वर्ट करना है तो किलोवाट में कन्वर्ट करना है। वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, सो कन्वर्टिंग इनटू यूनिट, देन 1000 वाट hour is divided by 1000, so it will be equal to 1 kilowatt hour। ये हमारी वैल्यू बन जाती है, 1 किलोवाट आवर बन जाती है हमारी। ठीक है, सो आंसर विल बी एनर्जी जो लिखेंगे 5 आवर्स में जो काम होगा 1 किलोवाट आवर होगा। ठीक है, एनर्जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़े हम और क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से। बहुत बार हमने इस टर्म को पढ़ा है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब इस टर्म को हमें एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को एक्सप्लेन करने का बहुत ही सिंपल वे है कि होगा क्या मैग्निफिकेशन में कि हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको इस टर्म को यूज कर सकते हैं ना, या हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन
concentration of harmful chemicals in the food chain. Okay, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन फूड चेन, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ठीक है, किसका मैग्निफिकेशन की बात करें हम? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की बात करें, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, या यो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हार्मफुल केमिकल्स का जो इंक्रीजमेंट है उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट जो है, हाउ डज इट अफेक्ट द ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन द फूड चेन। अब फूड चेन जो गिवन दी है नीचे, वो सबसे पहले है प्लैंक्टन्स, जो पानी में रहने वाले छोटे छोटे प्लांट्स के बारे में। देन स्मॉल फिश उनको कंज्यूम कर रही, तो ये प्रोड्यूसर हो गए हमारे, और ये हो गए हमारे प्राइमरी कंज्यूमर। लार्ज फिश ये सेकेंडरी कंज्यूमर, और हॉक जो है वो हमारा टर्शियरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो मैग्निफिकेशन होगा वो हायर लेवल में होता है। तो यहां सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है? तो हाईएस्ट लेवल पे बैठे हैं हॉक। तो हॉक में जो है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मैक्सिमम होगा। क्लियर? आगे बात करते हैं। देखो, इसको इस तरह से समझ सकते हैं, इसकी डेफिनेशन को थोड़ा रिवाइव भी कर सकते हैं। द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द हायर लेवल्स ऑफ ए फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। यहां देखिए, वाटर में अगर बायोलॉजिकल कोई ऐसा सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंस जाता है, तो उसको वो 5% एक्यूमुलेट होता है प्रोड्यूसर्स में। देन उस 200 ppm यहां पे चला गया है, 200 ppm चला गया प्राइमरी कंज्यूमर्स में और सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, और उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर्स में तो बहुत ज्यादा चला जाता है, इसलिए ये बहुत हार्मफुल होते हैं। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर हम देखें, इफ वी क्रॉस प्योर ब्रेड येलो एंड राउंड, ये डोमिनेंट वाले हैं। तो जो डोमिनेंट हैं उनको हम कैसे लिखेंगे? येलो आ गया डोमिनेंट, तो येलो को हम कैपिटल वाई से लिखेंगे, और राउंड को हम कैपिटल आर से लिखेंगे। तो ये हमारे हो गए डोमिनेंट कैरेक्टर्स इसके। उसके बाद द पी प्लांट विद प्योर ब्रेड ग्रीन एंड रिंकल। तो ग्रीन को अब हम, जैसे वाई को कैपिटल से लिखा है राउंड येलो को, तो ग्रीन को लिखेंगे हम स्मॉल वाई से, और रिंकल्ड को लिखेंगे स्मॉल आर से। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है बुक में, इस तरह का सेम एग्जांपल दिया हुआ है। और इससे किस तरह से हम आगे की जनरेशंस फाइंड आउट करते हैं, चलिए देखते हैं। वी विल गेट पी प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन। ओके, इफ वी नाउ सेल्फ क्रॉस, देखो F1 जनरेशन, तो अब F1 जनरेशन को डिस्कस करना यहां पर जरूरी है। जब आप दो इस तरह के कैरेक्टर वाले प्लांट्स को क्रॉस करवाते हैं, तो F1 जनरेशन क्या बनेगी? तो सबसे पहले तो इनके हम बनाएंगे गैमेट्स। तो गैमेट्स हमारे पास बनेंगे दो टाइप से, ये गैमेट्स बन गए। फिर जब इनमें क्रॉस हम करवाते हैं, तो जब इनको क्रॉस अप करवाएंगे तो जो F1 जनरेशन मिलेगी, ये F1 जनरेशन होगी। और F1 जनरेशन में देखिए आप, Y कैपिटल, एक Y स्मॉल, एक R कैपिटल और एक R स्मॉल, ये सब में सेम पैटर्न रहेगा, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। यहां पर भी देखिए आप, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। फिर यहां पर भी कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R और स्मॉल r। ये हम पहले वीडियो में भी डिस्कस भी कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां सभी जो ऑल जो प्लांट्स हैं वो कैसे हो गए? देखिए कैसे हैं ये, येलो, येलो और राउंड, येलो और राउंड कलर, राउंड शेप के आ गए हमारे पास। अब आगे जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। यहां से मैं मिटाता हूं इनको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिनोटाइप ऑफ F1 प्रोजनी। तो F1 प्रोजनी का जो फिनोटाइप होगा वो क्या होना है, ये जो क्वेश्चन है हमारा। तो F1 प्रोजनी में जो फिनोटाइप होना है, क्वेश्चन क्या था, येलो वाला है ना, येलो और राउंड। तो सारे जो प्लांट्स हैं वो कैसे होने हैं फिनोटाइप में, येलो एंड राउंड। ये सिंपल सा क्वेश्चन फर्स्ट में पार्ट में इन्होंने रखा है, ठीक है, येलो एंड राउंड। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि येलो जो है डोमिनेंट है और ग्रीन जो है वो रिसेसिव है, इसलिए येलो रहेगा। दूसरी बात, राउंड और रिंकल्ड में से राउंड जो है डोमिनेंट है, इसलिए राउंड रहेगा वहां पर। तो हम कहेंगे येलो एंड राउंड विल बी डोमिनेंट ट्रेट इन द फर्स्ट प्रोजनी। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, गिव फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 प्रोजनी। अब F2 प्रोजनी की जब हम बात करते हैं, इसके बाद F2 प्रोजनी जब आती है, तो आपको पता है इनमें F2 प्रोजनी कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका एक बड़ा सा चेकर बोर्ड बनता है ना। तो हमारे पास जो बन गए Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, और दूसरी तरफ भी कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। तो जो हमारे गैमेट्स बनते हैं वो गैमेट्स 4 बनेंगे। यहां पर देखिए, कैपिटल Y के साथ में कैपिटल R, कैपिटल Y के साथ में स्मॉल r, ये 2 बन गए। उसके बाद स्मॉल y के साथ में कैपिटल R और स्मॉल y के साथ में स्मॉल r, दोनों तरफ सेम टाइप के इस तरह के गैमेट्स बनेंगे। और इनका हम बनाते हैं फिर चेकर बोर्ड। तो चेकर बोर्ड में जब हम इनको रखते हैं, हालांकि पूरे चेकर बोर्ड को हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन कुछ को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह से हम चेकर बोर्ड बनाते हैं। तो ये हमारा चेकर बोर्ड बनेगा। तो हम एक एक ट्रेट को यहाँ पे रखेंगे उठा के। तो सबसे पहले हम रख लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस में वाई आर कैपिटल, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। और राइट साइड में इधर हॉरिजॉन्टल लाइन में वर्टिकल लाइन में हम इनको रखेंगे। तो वर्टिकल लाइन में होगा हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। फिर जब इनको क्रॉस हम करवाते हैं, तो क्रॉस करवाने के बाद जो लास्ट में जो हमारे पास F2 प्रोजनी आती है, उसका फिनोटाइपिक इन्होंने पूछा है। देखो फिनोटाइपिक पूछा इन्होंने, है ना, F2 प्रोजनी का फिनोटाइपिक रेशियो इन्होंने पूछा है। तो F2 प्रोजनी का जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो आप सबको पता है कितना होगा, 9:3:3:1। ठीक है, ये हमारा F2 प्रोजनी का फिनोटाइपिक रेशियो आ जाता है। ये बीच के जो भरने हैं ये आपके लिए रफ वर्क के लिए हैं, ये आपको क्वेश्चन पेपर में शो करने के लिए नहीं थे, इस क्वेश्चन में नहीं थे। हो सकता है अलग क्वेश्चन पूछे और उसमें आपको चेकर बोर्ड बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हों। ठीक है, इसके बाद इसी का सी पार्ट अगर हम देखें, वाई इज F2 प्रोजनी डिफरेंट फ्रॉम F1 प्रोजनी। देखिए F2 प्रोजनी जो है F1 प्रोजनी से डिफरेंट क्यों है। तो F2 प्रोजनी और F1 प्रोजनी में, देखो F1 प्रोजनी में जो है ओनली डोमिनेंट ट्रेट्स अपीयर होते हैं, बट F2 प्रोजनी में डोमिनेंट के साथ साथ जो रेसेसिव ट्रेट्स हैं वो भी अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें चेंज दिखाई देता है हमें। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसी में एक इंटरनल चॉइस दी हुई है, इंटरनल चॉइस भी इसी चैप्टर से ली हुई है। देखो बहुत इजी है। द जीनोटाइप ऑफ ग्रीन स्टेम्ड टोमेटो इज डिनोटेड एज कैपिटल G। तो इसका मतलब ये डोमिनेंट है ना, ये डोमिनेंट ट्रेट हो गया। डोमिनेंट ट्रेट। और जो दूसरा है पर्पल कलर वाला, ये हो गया हमारा रेसेसिव ट्रेट। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, व्हेन दीज टू आर क्रॉस्ड, जब हम इनको क्रॉस करवाते हैं, व्हाट कलर ऑफ स्टेम वुड यू एक्सपेक्ट इन F1 प्रोजनी। तो बहुत इजीली हम इसको कर सकते हैं। F1 प्रोजनी में कौन सा कलर एक्सपेक्ट करते हैं हम, देखिए G कैपिटल और G स्मॉल, दोनों के गैमेट फॉर्मेशन होगा। गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के बाद क्रॉसिंग। ठीक है, सॉरी इसको थोड़ा,
तो यहां हमारे पास कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी और कैपिटल जी स्मॉल जी, इस टाइप के हमें F1 प्रोजनी में प्लांट्स मिलेंगे जो कि इम्प्योर ग्रीन होंगे, है ना, इम्प्योर ग्रीन, पर्पल वाले नहीं होंगे, ये इम्प्योर ग्रीन हम इनको लिख सकते हैं, इम्प्योर ग्रीन। ये है जीनोटाइप से हम लिखें तो, और अगर फिनोटाइप से लिखें तो ऑल ग्रीन स्टेम्ड प्लांट्स विल बी ऑब्टेन इन F1 progeny. This is the F1 progeny. Got it? Then coming to the next part, तो F1 progeny क्लियर हो गई है। उसके बाद सेकंड पार्ट में, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने, गिव द परसेंटेज ऑफ पर्पल स्टेम्ड प्लांट्स इफ F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड। अब बहुत ही सिंपल, यहां पर इन्होंने क्या किया है, F1 प्लांट्स जो हमारे पास आ गए इनको सेल्फ पॉलिनेट करवाया। तो सेल्फ पॉलिनेट जब हम करवाते हैं तो हम सबको ही पता है किस तरह से आगे बढ़ना है, चलो यहां पे नहीं, तो हमारे F1 प्रोजनी जो आई कैपिटल जी और स्मॉल जी के साथ में, कैपिटल जी और स्मॉल जी, ये है F1 प्रोजनी। फिर जब इनमें गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स हमारे सेपरेट हो जाएंगे, जी और जी, यहां पर ये भी जी और ये जी। फिर इनमें हम करेंगे, ये गैमेट बनते हैं, गैमेट्स के बाद यहां हम करवाते हैं इनको क्रॉसिंग, सेल्फ पॉलिनेशन जब हम करवाते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन में देखिए कैपिटल जी और उसके बाद कैपिटल जी स्मॉल जी, यहां पर भी कैपिटल जी और स्मॉल जी बनता है, और ये स्मॉल जी, ये हमारी आ गई F2 प्रोजनी। अब पूछा है हमें क्वेश्चन, क्या पूछा है, क्वेश्चन को देखिए, गिव द परसेंटेज ऑफ पर्पल स्टेम्ड प्लांट्स। अब पर्पल स्टेम्ड प्लांट्स कौन से होंगे, तो वो होंगे हमारे पास, यहां देखो पर्पल स्टेम्ड वाला ये एक ही प्लांट होगा, तो इसका रेशो होगा 3:1, और इसकी परसेंटेज अगर हम निकालते हैं तो परसेंटेज हमारी आती है 1/4 × 100, दैट इज इक्वल टू 25%। तो इसकी परसेंटेज 25% आती है। अब ये कैसी आई, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं, ज्यादा कोई डिफिकल्ट इसमें नहीं है। तो प्योर ग्रीन जो परसेंटेज आएगी प्योर ग्रीन प्लांट स्टेम वाले प्लांट्स की, दैट इज इक्वल टू 25%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए, इसमें गिव द परसेंटेज ऑफ प्योर ग्रीन, हाँ इसमें पहले जो पर्पल स्टेम्ड था, पर्पल स्टेम्ड वाले जो प्लांट्स हैं उनको देख लेते एक बार। पर्पल स्टेम्ड वाले, ये प्योर ग्रीन की हमने बात की, पर्पल स्टेम्ड वाले यहां पर, तो पर्पल स्टेम्ड 25% ही है, बिल्कुल करेक्ट। तो ठीक है, तो पर्पल वाले कौन से हैं यहां पर, पर्पल वाले ये हैं, ये पर्पल, ठीक है, और ये है ग्रीन, ठीक है। ग्रीन जो है डोमिनेंट है, पर्पल जो है रिसेसिव ट्रेट है, इसलिए इसको स्मॉल से लिखा है। तो इसका जो पोर्शन है वो भी इतना ही है, ये 1:2:1, ये इनका जीनोटाइपिक रेशो हमारे पास बनता है। आगे देखिए, सी में गिव द परसेंटेज ऑफ प्योर ग्रीन स्टेम्ड प्लांट्स इफ F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड, ये हम कर चुके हैं। तो F1 प्लांट्स को अगर सेल्फ पॉलिनेट करते हैं तो पर्पल कलर वाले ये भी 25% आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशो वुड यू फाइंड द जीनोटाइप्स कैपिटल जी और कैपिटल जी स्मॉल जी इन द F2 प्रोजनी। यहां पर आप इजीली इनको देख सकते हैं। हमें जो रेशो देना है वो कैपिटल जी, ये वाला ये 1 है और ये कितने हैं 2 हैं, तो हमारे पास रेशो हो जाएगा 1:2, यानी हम कह सकते हैं 25% और 50%, इस तरह से हम इनको रख सकते हैं। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है, 14 अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहां पर एक अरेंजमेंट दिखाया गया है, एक डेमोन्स्ट्रेशन है एक्सपेरिमेंट का। एक स्प्रिंग यहां पे रखी गई है,
जिसके साथ में एक मैग्नेट को जोड़ा गया है जो कि ऑसिलेशन करेगा। ऑसिलेशन का मतलब मूवमेंट, एक कंटिन्यूअसली सेम डायरेक्शन में मूवमेंट, अप एंड डायरेक्शन, पीरियोडिक मूवमेंट ये रहेगी। और उसको जोड़ा है एक कॉइल के साथ, स्टेशनरी मतलब फिक्स्ड कॉइल है, और कॉइल को जोड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, तो जब हम इसमें मूवमेंट करेंगे तो सबको पता है कि गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्स आएगा। अब क्यों आता है, कैसे आता है, वो बात कर चुके हैं हम पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं उसको। यहां क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है नेम द फिनोमिना विच द टीचर इज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट। इसमें कौन सा फिनोमिना जो है टीचर डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, तो दैट फिनोमिना इज, कौन सा होगा बताओ। हाँ, आप बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन वाला वर्ड आपको यूज करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम शो कर रहे हैं क्योंकि यहां पे करंट जो है इंड्यूस हो रहा है, बिना कोई एक दूसरे को टच किए करंट का प्रोडक्शन जब हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो देखिए यहां पर जो मैग्नेट है वो फिजिकली इज नॉट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टेशनरी कॉइल, बट द करंट इज इंड्यूसिंग इन स्टेशनरी कॉइल एंड दैट वी कैन सी द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। सो दिस टाइप ऑफ फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर। पार्ट बी में अगर हम देखें, पार्ट बी क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी ऑब्जर्व व्हेन द मैग्नेट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग थ्रू द कॉइल। देखिए जब ये मैग्नेट इस कॉइल के थ्रू ऑसिलेट करना शुरू होगा तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा, और इस करंट का नाम होता है इंड्यूस्ड करंट। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि यहां पर इंड्यूस्ड करंट जनरेट होना है। एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड दिस ऑब्जर्वेशन, ये हम बता चुके हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से और यहां पर करंट जनरेट हो रहा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, कंसीडर द सिचुएशन वेयर द मैग्नेट गोज इन एंड आउट ऑफ द कॉइल। ठीक है, मैग्नेट अंदर जा रहा है और मैग्नेट बाहर आ रहा है। क्लियर। स्टेट एनी टू चेंजेस, हमें दो ऐसे चेंजेस बताने हैं विच कुड बी मेड टू इंक्रीज द डिफ्लेक्शन, कि ऐसे कोई दो चेंज हमें इन दोनों में करने हैं कि उसकी वजह से डिफ्लेक्शन में इंक्रीजमेंट हमें दिखाई दे, यानी इस गैल्वेनोमीटर में ज्यादा डिफ्लेक्शन हमें शो हो। तो ज्यादा डिफ्लेक्शन तभी शो होगा जब ज्यादा करंट डेवलप होगा, जनरेट होगा। अब ज्यादा करंट जनरेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक, द नंबर ऑफ कॉइल इन स्टेशनरी कॉइल में बी इंक्रीज्ड। ठीक है, कॉइल्स में जो स्टेशनरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो इंक्रीज कर दिए जाए तो भी गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा दिखाई देगा हमें। इसके अलावा दूसरा जो है कि जो मैग्नेट जो मूव कर रहा है उसका ऑसिलेशन टाइम जो है कम कर दिया जाए, उसको जल्दी जल्दी घुमाया जाए तो भी क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हायर होगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक और तरीका क्या है कि यहां जो मैग्नेट हम यूज कर रहे हैं इसकी जगह एक पावरफुल मैग्नेट, और ज्यादा पावरफुल मैग्नेट को अगर हम यूज करेंगे तो भी डिफ्लेक्शन में इंक्रीजमेंट दिखने को मिलेगा। तो ये तीन तरीके हैं जिनके थ्रू हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक जो फील्ड है उसमें या इंड्यूस्ड जो करंट है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। इसी के जो इंटरनल चॉइस दी है उसमें आपको देखो दिया गया है एक और एक्सपेरिमेंट यहां पर शो किया गया है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा रखे गए हैं जिसको आपको पढ़कर आंसर देने में टाइम ज्यादा लगे, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से और स्पीडली इन क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। ठीक है, बट जो 20 मिनट्स का जो टाइम मिलता है रीडिंग का टाइम, उसको पूरा यूटिलाइज करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को, और जो की लाइन्स हैं, की वर्ड्स जो हैं उनको अंडरलाइन करते हुए आपको चलना चाहिए। देखिए कुछ बच्चों ने कहीं मिस्टेक की थी इसमें, ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में भी, जैसे जो क्रॉसिंग वाला क्वेश्चन था उसमें उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि किसको किससे क्रॉस करवाना है, अंडरलाइन वो सीधे ही समझे कि हमारे जो बुक में दिया है वही आ गया है क्वेश्चन, और थोड़ा सा डिफरेंस था और वो वहां पर फेल हो गए। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई देयर इज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन की इज इंसर्टेड इन द सर्किट। देखो यहां पर दो कॉइल है,
एक में करंट है, दूसरे में करंट नहीं है। अब क्या करेंगे, जब करंट वाली कॉइल को नॉन करंट वाली कॉइल के साथ में जब आप पास में, या उसको हम कहें एक मोशन, जब हम कंपेरेटिवली मोशन जब हम करवाएंगे तो क्या होगा, करंट जनरेट होगा। क्यों होता है जनरेट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जो यहाँ पे कोइल 1 में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इसको हम अगर कोइल 1 के पास लेकर जा रहे हैं, कोइल 2 के पास लेकर जा रहे हैं, तो उसमें भी इंड्यूस्ड जो है करंट जनरेट होता है, और उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से यहां पर गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन शो होता है। क्लियर? सो वाई का रीजन हमें मिल गया कि इंड्यूस्ड करंट की वजह से कोइल 2 में जो है डिफ्लेक्शन शो होता है गैल्वेनोमीटर में। नंबर 2 की बात अगर हम करें तो यहां पर देखिए, ऑन डिस्कनेक्टिंग कोइल 1, जब हमने क्या किया, कोइल 1 को डिस्कनेक्ट करते हैं, की को इंसर्ट करने समय और उसको रिमूव करते समय डिफ्लेक्शन शो होता है। तो जब हम रिमूव कर रहे हैं की को फ्रॉम द बैटरी, द निडल मोमेंटरीली मूव्स बट टू द ऑपोजिट डायरेक्शन। यस, करेक्ट। अब जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वापस रिवर्स हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, क्योंकि पहले जिनकी डायरेक्शन ये थी, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है, ठीक है। और जब हम की को रिमूव करते हैं तो ये धीरे धीरे वापस चली जाती है, वापस ये जो है ये रिड्यूस होती चली जाती है। तो इस तरह से जो डायरेक्शन है करंट की और जो डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी व्हेन वी प्लग ऑन द की एंड प्लग ऑफ द की। क्लियर? व्हेन विल द इंड्यूस्ड करंट इज फाउंड टू बी हाईएस्ट, जब ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी कि कोइल 2 में जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी जो क्वांटिटी है वो हाईएस्ट होगी। तो ये तभी होगा जब कोइल 1 जो है कोइल 2 के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। एक तो परपेंडिकुलरली इसका जो मैग्नेटिक फील्ड हो, परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड हो, और जो मोशन है वो मैक्सिमम। तो जब मैक्सिमम होता है और परपेंडिकुलर होता है तो वहां पर मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है। तो ये थे आपके टर्म 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस। आई होप आपको इनसे बहुत बेनिफिट होगा। आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर इनको देख कर जाएं, फाइनल एग्जाम से पहले, और इनको अपने नोटबुक में नोट करके रखें। आपके टाइम के लिए थैंक्स। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।